हेलो होमीज, वेलकम टू माय चैनल एमएफके एनिमे वर्ल्ड। सोलो लेवलिंग द रैग्नारोक के चैप्टर नंबर 14 की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त में वो जो यंग वुल्फ होता है वो हमारे ब्रोकी की तरफ देख रहा होता है एंड हमारा सूहू भी उस ब्रोकी की तरफ देख रहा होता है। हमारा बेरू जो कि ब्रोकी से कहता है, यंग मोनार्च आपने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। एंड इस वक्त में सोहू कहता है, हे बेरू, जो एनर्जी तुमने इस ब्रोकी के अंदर से महसूस करी थी वो इत्रिम की थी, है ना? मैंने उसके अंदर इत्रिम के कुछ लोगों को भी देखा था एंड जो कि डंजन के अंदर आके हमारे इस ब्रोकी के आँख के अंदर कुछ घुसेड़ा था एंड मैंने देखा था कि उन्होंने पहले ब्रोकी के ऊपर अटैक किया था। आखिर इत्रिम के लोगों का ब्रोकी के ऊपर अटैक करने का क्या ही मकसद हो सकता है? एंड तभी हमारा बेरू बताता है कि वो इत्रिम के लोग नहीं थे, क्योंकि इत्रिम के जो गोड्स थे वो अपने आप तो मूव बिल्कुल भी नहीं करते। उन्होंने ज़रूर अपने गुलामों को यहाँ पे भेजा होगा या फिर उनसे कनेक्टेड लोगों, लेकिन उन लोगों ने फ़िलहाल जो भी किया होगा वो ज़रूर इस दुनिया के अंदर अशांति लाने के लिए और इंटरप्शन लाने के लिए किया हो। इसका मतलब यह है कि वो लोग इत्रिम के गुलाम थे, है ना? अच्छा होगा कि मेरे पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आए, क्योंकि अगर मैं एक बार ये चांसेस खो दिया तो फिर मैं वापस नहीं मिल पाऊँगा। एंड तभी बेरू कहता है, यहाँ पे एक और चीज़ है जिससे आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को भी इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि जो ब्रोकी है उसके पास इत्रिम के लोगों की मेमोरी है, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं उसके जो मुर्दा शरीर है उसको खा लूँगा और उसकी सारी की सारी मेमोरी मेरे अंदर आ जाएंगी एंड उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ों को देख भी पाऊँगा और उसके साथ मेरे पास माना भी आ जाएगा और एक तीर से दो निशाने भी लग जाएंगे। और वो कहता है, क्या तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी भी है? तो उसके बाद फिर वो हमारे उस डॉगी की तरफ देखने लगता है और कहता है, ए, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पर लेके जाऊंगा। एंड वो डॉगी भी मान जाता है एंड हमारे सोहू को चाटने लगता है। एंड उसके बाद फिर हमारा सोहू जो कि शैडो डंजन का दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद फिर यूँ कहता है, बेरू, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ, चलो मेरे। एंड जैसा कि तुम जानते हो, बेरू तो पहले से ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो फिर उसको ये जाहिर सी बात है तंशी लग रहा होता है। आप मेरी तरफ इतना ज़्यादा काइंड क्यों रहते हो? एंड तभी वो दोनों शैडो डंजन के अंदर एंटर कर लेते और तभी बेरू कहता है, हे यंग मोनार्च, आपने घर जाने की बजाय शैडो डंजन में आना अच्छा क्यों समझा? उसके बाद फिर सोहू कहता है, असल में मैं यहाँ पे फेंग मोनार्च का जो डिसेंडेंस है इसकी पावर को देखना चाहता था कि आखिर ये किस तरीके से चीज़ों को अडेप्ट करता है और किस तरीके से यहाँ पे रहता है। एंड ऑफ कोर्स ये जगह तो जंगली लोगों के लिए ही है एंड क्योंकि ये एक बीस्ट है तो फिर ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह होनी चाहिए। एंड क्योंकि मैं इसका साथी हूँ और ऊपर से इसका कोई भी नहीं है ना, तो इसका कोई गार्जियन है एंड ऊपर से इसने अपनी जगह भी छोड़ दी है और ये बेचारा कितना ज़्यादा मासूम है एंड इसके साथ बुरा हुआ है। इस बेचारे की भी सारी चीज़ों में क्या गलती है? एंड तभी सिस्टम पे लिखा हुआ आता है कि फैंग ऑफ रखान का जो बेटा है वो नाम मांग रहा है। एंड तभी सोहू भी उससे कहता है, क्या तुम्हें नाम चाहिए? तो ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ नाम ग्रे। ये नाम कहता है, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बेकार नाम होता है, जिसकी वजह से हमारा बेरू भी कहता है कि पुराने मोनार्च की तरह ही इसे भी नाम रखना बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन ये चीज़ें सुन के हमारा जो छोटा वाला कुत्ता होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड इस तरीके से हमारे ग्रे को भी एक नाम मिल जाता है। और हमारा सोहू कहता है कि मैंने इस पूरी टेरिटरी को फैंग मोनार्च के हिसाब से बनाई थी, तो फिर ये पूरा का पूरा जंगल तुम्हारे हिसाब से है, इसको अच्छी तरीके से यूज़ करना। वैसे बेरू, आखिर ग्रे खाएगा क्या? बेरू बताता है, क्योंकि ये एक बीस्ट मोनार्च का डिसेंडेंट है तो ऑफ कोर्स ये बाकी बीस्ट को खाएगा। तो फिर हमारा सोहू कहता है, तो ये तो और अच्छी बात है, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे कोई और मॉन्स्टर है या नहीं जिससे मुझे छुटकारा पाना है। एंड तभी वहाँ पे एक गॉब्लिन जो कि छुपा हुआ होता है एंड उसकी तरफ हमारा सोहू इशारा करता है एंड तुरंत ही हमारा ग्रे जो कि उस पर हमला कर देता है एंड उसकी चीरा फाड़ी कर देता है एंड वहाँ के बाकी सारी गॉब्लिन को बहुत ही आसानी से मार देता है। सोहू जो कि उसकी बड़ाई करता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, इतने कम टाइम में तुमने सारी चीज़ें कर ली हैं। एंड तभी हमें दिखाया जाता कि सोहू जिसने अपने क्वेस्ट के जो रिवॉर्ड होते हैं उनको ले लिया होता है। रिवॉर्ड के अंदर लिखा हुआ आता है कि उसको एक एबिलिटी मिली, एबिलिटी पॉइंट्स मिले होते हैं 5, 2 रिवॉर्ड्स मिले होते हैं और टाइटल ऑफ द वुल्फ स्लाउटर मिला होता है, मतलब कि वुल्फ को मारने वाला। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि भले ही मुझे इस क्विज के अंदर कुछ मिले ना मिले, लेकिन टीममेट के तौर पर मुझे मोनार्च ऑफ फैंग का डिसेंडेंट तो मिल ही गया है। और तभी हमारा बेरू कहता है, लेकिन सच बताऊं तो पुराने मोनार्च के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। मुझे लग रहा है कि जो हमारा पुराना मोनार्च है, मतलब कि तुम्हारे फादर ने इस सिस्टम को दोबारा से डिज़ाइन किया है ताकि इसके अंदर कोई भी बेकार सी डेविल ईविल इंटेंशन बिल्कुल भी ना हो जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाए। असल में बताऊं तो फिर पहले जो सिंजिनवू थे उनको जो सिस्टम मिला था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर ज़बरदस्ती हमारे सिंजिनवू को ताकतवर बनाया गया था ताकि वो आगे जाके हमारे शेडो मोनार्च जो कि पुराना था उसके वेसल बन सके एंड शेडो मोनार्च उसकी आत्मा को
ख़त्म करके उसका शरीर अपने पास हासिल कर सके। लेकिन हमारे संजन वू ने उसके सारे काम प्लान्स पे पानी फेर दिया एंड खुद उस बॉडी पे अपना लिया एंड खुद नया शैडो मोनार्च बन गया। और इस तरीके से वो एक ऐसे बीइंग बन गए जिसको आगे जाके और ज़्यादा लेवल अप ना करना पड़े। सोहू बताता है तो इस वक्त मैं सिस्टम मुझे नया शैडो मोनार्च बनाने की तैयारी करवा रहा है ना। बीरू बताता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नया शैडो मोनार्च नहीं बनने वाला। पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही शैडो मोनार्च है और वो है तुम्हारे फादर। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सिस्टम की जो सेटिंग है वो एडवांस होती जाएगी एंड तुम्हें गाइड भी करती रहेगी। एंड इस सिस्टम के अंदर अगर कोई भी चीज़ दिखती है तो फिर वो तुम्हारी मदद के लिए ही है, ताकि वो तुम्हारी मदद करे। तो फिर हमारा सुहू कहता है तो इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है कि ये मेरी मदद करे हैं। तो मैं समझ गया, क्योंकि मेरे केस में अभी भी यहाँ पे जो क्लास है वो नन है। यही रीज़न है कि मेरी क्लास के अंदर नन लिखा हुआ आ रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं वीक हूँ। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे यूज़फुल वेपन्स भी यूज़ कर लिए हैं, मैंने अपना लेवल भी बढ़ा लिया है, लेकिन यहाँ पे मेरी क्लास अभी भी नन है। और अगर मेरे साथ नहीं होता तो फिर मैं अब तक ब्रोकी से हार चुका हूँ। एंड अगर सिस्टम में जो क्वेस्ट हैं वो इस तरीके से होंगे जो कि मेरी जान पे भी आ जाएंगे और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा, तो फिर ऑफ कोर्स मैं उन्हें पूरा करूँगा ही। एंड क्योंकि उन सबको क्लियर करने के बाद मेरा अपने पेरेंट्स से जो मिलूँ। एंड यहाँ तक कि अच्छा तुम ये बताओ बेरू, क्या तुम्हें इतरिम की कुछ ट्रेसेस मिले ब्रोकी की मेमोरी से? बेरू बताता है असल में मैंने उसकी बहुत सारी मेमोरी देखी, लेकिन उसकी मेमोरी जो कि ब्रेन वॉश हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी के अंदर इतरिम के बारे में कुछ भी नहीं था। तो वो बताता है तो यहाँ पे एक भी क्लू नहीं था, है ना? हमारा बेरू बताता है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थी जो कि मुझे पता लगी उन ह्यूमंस के बारे में जिन्होंने इस हयाना गिल्ड को बनाया था और ह्यूमंस को किडनैप किया। एंड जो इस गिल्ड के ऊपर थी उस गिल्ड का नाम है ग्रिम रीपर। अगर हम इस ग्रीन रीपर के बारे में जानने पे आए तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती हैं जो कि इतरिम से रिलेटेड है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि फ़ोन उठाता है और वो कहता है मैं तैगी बोल रहा हूँ। हाँ सही सुना, क्या तुम साउथ ईस्ट एशिया में नहीं पहुँचे? तुम्हें वहाँ पे रेड में मदद करनी चाहिए। फ़ोन से आवाज़ आती है फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या तुमने न्यूज़ देखी थी हयाना से इंसिडेंट के बारे में? तुम वहाँ पे नहीं थे, है ना? और तभी वो बंदा बताता है अगर तुम जू की तरफ गए हो तो फिर तुम खुद भी तो वहाँ पे हयाना को देख सकते थे जाके, है ना? फ़ोन वाला बंदा कहता है टॉपिक को चेंज करने की कोशिश मत करो। ये सामने वाला बंदा कहता है तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है, अगर तुम सही से बात क्यों नहीं करते? वो कहता है फ़ोन का बंदा जिसका नाम तेग्यू होता है, मुझे पहले से ही पता लग गया है कि तुम्हें हयाना गिल्ड से किसी टाइप की कमीशन मिल रही थी। अगर एसोसिएशन को इसके बारे में पता लग गया फिर क्या करोगे? उसके बाद फिर सामने वाला बंदा कहता है तो क्या अगर एसोसिएशन को इसके बारे में पता भी लग गया, अगर एक बार मैंने उनको मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा तो फिर वो मेरा क्या ही कर सकते हैं? क्योंकि अगर मैंने एक बार अपना लॉयर बुला लिया तो फिर एसोसिएशन भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सामने फ़ोन वाला बंदा जो कि एक हंटर होता है वो कहता है अगर ऐसा भी है तो फिर तुम्हें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ का लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने पावर के दम पे एसोसिएशन में तुम्हें कुछ भी करवा सकते। जल्दी से जाके अपना काम ख़त्म करो और सारी चीज़ें वहाँ पे सफ़ा कर दो, कोई भी क्लू बचना नहीं चाहिए हयाना। और तभी वो हंटर जो कि फ़ोन पे बात कर रहा होता है उस ऑफिस में बैठकर वो कहता है उस साले हरामजादे ने अपनी बात कंप्लीट करके तुरंत फ़ोन काटने की हिम्मत भी कैसे करी? पहले वो मेरा एक ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा एरोगेंट हो चुका है जब से वो एस रैंक हंटर बना है। तभी वो अपनी डेस्क को तोड़ देता और कहता है एक ऐसा हंटर जिसने हयाना गिल्ड के अंदर यहाँ तक कि ब्रोकी को भी हरा दिया। और बाकी लोगों से जब पूछा गया तो फिर वो बता रहे हैं कि वो सिर्फ एक यंग हंटर था और जिसके पास ब्लैक मास्क था। खैर जो कुछ भी है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करूँ जिनकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास। फ़िलहाल के लिए जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इन तभी हमें बताया जाता है इसका नाम होता है ली मिन स्युंग जो कि एक ए रैंक हंटर होता है। एंड बताता है कि अब मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ हूँ वो है हंटर अवेकनिंग स्टिमुलेंट स्टारडस्ट। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज़ है जिससे किसी हंटर की एबिलिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बंदा कहता है अगर ये बिज़नेस अच्छा चला तो फिर हर चीज़ मेरे कदमों के नीचे हो और कोई भी मुझे नीचा नहीं देखेगा। एंड यहीं से चैप्टर नंबर 14 भी ख़त्म हो जाता है। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।